हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर से 27 सितंबर का 27 सितंबर की जो पहली खबर है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड। और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने कल एक नई अनाउंसमेंट की है जहां पर उन्होंने 3 नए सेक्टर्स के ऊपर में जो टैरिफ है वो अनाउंसमेंट करती है। इससे पहले जब अप्रैल के महीने में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के ऊपर में एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे और उसके बाद टाको करके 1 अगस्त को जो फाइनली जिन देशों के साथ जो डील हो गई थी उन देशों के अलावा बाकी सब देशों के ऊपर 1 अगस्त को उन्होंने फाइनली जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो अनाउंसमेंट कर दी थी। इंडिया के ऊपर भी जो टैरिफ है वो 25% के लगे थे, लेकिन 25% ना होकर 50% हो गए थे क्योंकि 27 अगस्त को इंडिया के ऊपर रशियन ऑयल परचेज करने की वजह से जो 25% के एडिशनल टैरिफ है वो लगाते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका ये मानना है, और जब से वो राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति पद के लिए जब वो कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर में ग्रेट अगेन, जो मागा उनका एक रोल है जिसके अंदर में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके तहत यहां पर ये चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका के अंदर में होनी चाहिए, जॉब्स जो है वो अमेरिकन को मिलनी चाहिए। यहां पर अमेरिका फर्स्ट का जो उनका जो मामला है उसी को यहां पर ध्यान में रखते हुए यहां पर कल 3 सेक्टर के ऊपर में उन्होंने टैरिफ अनाउंसमेंट की। यहां पर जो पहला सेक्टर है वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, जो दवाइयां होती हैं उसके ऊपर में 100% का टैरिफ अनाउंसमेंट कर दी है डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा सेक्टर जो है वो है ट्रक्स का, हैवी ट्रक्स जो है उनके ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। वहीं पर जो तीसरा सेक्टर है वो आता है हाउस होल्ड फर्नीचर, जिसके अंदर में किचन, बाथरूम, इन सब के ऊपर। ये मेन बात थी, लेकिन आप इसको पूरी डिटेल में बताएं। यहां पर सबसे पहले आता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर में अभी तक किसी भी तरह का जो टैरिफ है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लगाया था, लेकिन कल जो टैरिफ 100% का लगाया, मतलब आप एक बात सोच के चलिए कि अगर कोई ब्रांडेड ड्रग किसी देश के अंदर में $100 की बनती है और अगर वो अमेरिका के अंदर में जा रही है तो 100% टैरिफ का मतलब ये है कि वो $200 की हो गई है, इतनी महंगी हो जाएगी। यहां पर अब किस तरह से फार्मास्यूटिकल के ऊपर में जो एक टैरिफ है ये लगा है, यहां पर ये कहा गया है कि जितने भी जो ब्रांडेड ड्रग्स हैं और उसके साथ साथ जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा, और 100% का टैरिफ उन सब कंपनीज के ऊपर लगेगा, उन सब फर्म्स के ऊपर लगेगा जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बाहर करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी ने, किसी भी फर्म ने अपना एक कंस्ट्रक्शन जो प्लांट है वो यूएसए के अंदर में लगाना शुरू भी कर दिया है, उसके ऊपर ये 100% के जो टैरिफ हैं वो नहीं लगेंगे। ये बात कही है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ब्रांडेड ड्रग्स और पेटेंटेड ड्रग्स इनके ऊपर ही कहा गया है, जेनरिक ड्रग्स जो है उनके ऊपर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगा। अब यहां पर आप पूछेंगे कि ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स और जेनरिक ड्रग्स में क्या फर्क होता है। पेटेंटेड ड्रग्स क्या होते हैं? वो ड्रग जो बना और बनने के बाद किसी भी एक कंपनी ने उसका पेटेंट ले लिया तो 20 साल तक वही कंपनी जो है वो उस पर्टिकुलर ड्रग को बनाती, वो महंगा भी होता है। और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते हैं कि जो भी ब्रांडेड ड्रग या पेटेंटेड ड्रग हैं जो अमेरिका के अंदर में आते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यूएसए के अंदर में होनी चाहिए। वहीं पर जो दूसरी चीज आती है वो आती है जेनरिक ड्रग की। जेनरिक ड्रग क्या होता है? जब किसी भी ड्रग के ऊपर में जो पेटेंट का जो टाइम फ्रेम है, जो 20 साल का टाइम फ्रेम है, वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वो ओपन हो जाता है हर एक के यूज के लिए। जब कोई वैसे ड्रग्स को बनाता है उसे बोला जाता है जेनरिक ड्रग, और जेनरिक ड्रग के ऊपर में किसी भी तरह का टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लगाया। यहां पर आता है दूसरा, जिसके अंदर में 25% का टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया। यहां पर उन्होंने कहा कि जो भी हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं इनके ऊपर में 25% का टैरिफ लगा है, और ये इसीलिए लगा है कि वो चाहते हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज जो ट्रक मेकिंग करती हैं, जिसके अंदर में फ्राइट टाइनर है, ट्रबलिक है, इन सब की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, और जो अमेरिकन हैं वो अमेरिकन गुड्स को ही यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस दें, इसीलिए यहाँ पर जो बाहर से आने वाले जो गुड्स हैं, जो हैवी ट्रक्स हैं, इनके ऊपर यहाँ पर 25% का टैरिफ लगा। यहां पर जो टैरिफ लगेगा इसकी वजह से जो मैक्सिको, कनाडा, जापान, जर्मनी और फिनलैंड, इन सब की जो ट्रक मेकिंग कंपनी थी इनके ऊपर यहां पर टैरिफ लगने वाला।
यहां पर एक बात देखनी पड़ेगी, जापान के साथ जो डील जो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से पहले कर ली थी, इसकी वजह से जो कनाडा है, इसकी वजह से जो जापान है उसके ऊपर जो इंपैक्ट है वो थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो पूरी जो ट्रक की इंडस्ट्री है उसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ने वाला है। तीसरी जो चीज है वो है हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड फर्नीचर के मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप है और उनका जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, यहां पर उन्होंने कहा कि जो बाकी सब देश है उन सब ने यहां पर फ्लडिंग कर दी। और फ्लडिंग किस चीज की कर दी है? जो हमारे किचन कैबिनेट्स, जो बाथरूम के जो यूटेंसिल्स हैं और यहाँ पर जो फर्नीचर है, इन सबको अमेरिका के अंदर में जिस तरह से फ्लड करते हुए बहुत ज्यादा जो आइटम यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर जो टैरिफ है वो 30 से 35% तक लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से यहां पर टैरिफ लगाने शुरू किए और जो उनकी बात है कि मागा होना चाहिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यहां पर अब दिखता है कि यूएसए के अंदर में जो उनकी इकोनॉमी है वो सब कुछ ठीक नहीं है। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं और हर एक देशों के ऊपर में जिस तरह से थ्रेट डाल रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहे हैं, यहां पर अब पूरा जो वर्ल्ड के अंदर में जो जियोपॉलिटिक्स ऑर्डर है वो बदल सकता है। यहां पर एक और बात आती है, यूएसए अब के लिए सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जिस तरह से अब प्रेशर टैक्टिक्स लगाई जा रही हैं तो अलग अलग ग्रुप्स यहां पर डेवलप कर सकते हैं, जैसे ब्रिक्स है। ब्रिक्स के साथ साथ जो ईयू है वो भी ये देख रहा है कि अमेरिका की बजाय कहीं और शिफ्ट किया जाए। इंडिया के साथ, चाइना के साथ अगर पार्टनरशिप बनती है तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वो यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर होता है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं, H1B वीजा के ऊपर में जो एनुअल फीस लगा दी है, जो टैरिफ लगाए हैं, अब यहां पर देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं और अभी उनका 3.5 साल का जो कार्यकाल अभी बचा है, इस दरमियान जो यूएसए की विश्व के साथ जो उनकी पॉलिसी है वो किस तरह से खराब होने वाली। अब इसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि फार्मास्यूटिकल जो है, इंडिया और यूएसए का जो फार्मास्यूटिकल है, यहां पर बहुत सारा ट्रेड होता है। अब इसका क्या इंपैक्ट जो फार्मास्यूटिकल के ऊपर में 100% के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है, क्या इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर कुछ पड़ने वाला है? यहां पर इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि एक होता है पेटेंटेड ड्रग और दूसरा होता है जेनरिक ड्रग्स। इंडिया जो है वो मोस्टली जेनरिक ड्रग की ही मैन्युफैक्चरिंग करता है और जेनरिक ड्रग के अंदर में इंडिया टॉप पे आता है। इंडिया इतने ज्यादा जेनरिक ड्रग को प्रोड्यूस करता है। यहां पर इंडिया और यूएसए का जो ट्रेड है उसके अंदर में जो फार्मास्यूटिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के अंदर में लगभग 20% जो हमारा एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, जहां फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर में 8.73 बिलियन का और वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर में $10.51 बिलियन का जो ट्रेड है वो हमने किया है। यहां पर इंडिया के ऊपर कोई ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जेनरिक ड्रग्स को यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अलग रखा है। वहीं पर एक और बात आती है कि इंडिया की तरफ से जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो पैकेजिंग है, वो यूएसए के अंदर में ही होती है। तो यहां पर जो दूसरा रूल डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया था कि अगर किसी भी तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग का या कोई भी कंपनी जो है वो अपना एक प्लांट यूएसए के अंदर भी लगा रखी है तो उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंडिया के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स के ऊपर में किसी भी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो दिखा जहां पर निफ्टी के अंदर में जो हमारा निफ्टी सेंसेक्स है उसके अंदर में जो फार्मा इंडेक्स है उसके अंदर में 2% की गिरावट देखी गई। यहां पर ये गिरावट जो है ये इसलिए आई क्योंकि जब अनाउंसमेंट की गई थी तब तक डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेसिफिकली ये बात नहीं बताई थी कि फार्मास्यूटिकल गुड्स जो हैं, जो पेटेंटेड गुड्स हैं, उनके ऊपर ही यहां पर टैरिफ लगने वाला है। इंडिया की जो मोस्टली फर्म्स है वो यहां पर जेनरिक ड्रग्स को प्रोड्यूस करती है और जेनरिक ड्रग्स का ही एक्सपोर्ट होता है, तो इसका इंपैक्ट जो था 2% का टिप वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो भी यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर यूएसए का एक ग्रुप है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नेटो के जो चीफ मार्क, उन्होंने यहां पर एक स्टेटमेंट दी और यहां पर वो डोनाल्ड ट्रंप को इंप्रेस करना चाहते थे। एक होड़ देखी गई है पूरे विश्व के अंदर में जहां पर दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर खुश करना चाहते हैं, उनको वू करना चाहते हैं और जो सच्चाई ना बयां करके डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उसकी जी हजूरी करते हैं।
जिस तरह से पूरे विश्व के अंदर में यहां पर कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए यहां पर नॉमिनेट किया हुआ है, उसी तर्ज पर यहां पर नेटो के जो चीफ हैं यहां पर मार्क, उन्होंने एक बात कही कि यहां पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर जो 25% एडिशनल टैरिफ इसलिए लगाए थे क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज करते थे, यहां पर उन्होंने कहा कि ये जो कदम था डोनाल्ड ट्रंप का ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी वजह से जो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में यहां पर बातचीत हुई है और जहां पर यूक्रेन के खिलाफ उनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो हमें पता चली। ये उनका क्लेम था, लेकिन इस क्लेम को यहां पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल जी, यहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट और यहां पर उन्होंने कहा कि जो मार्क ने जिस तरह से यहां पर जो स्टेटमेंट दी है वो पूरी निराधार है। इंडिया और रशिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अलग है। इंडिया के ऊपर 25% के टैरिफ भी लगे, लेकिन इंडिया जो है वो यूएसए के साथ अभी बातचीत कर रहा है। हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी वो अमेरिका गए हुए हैं, हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी वो भी यूएसए के अंदर में हैं और यहाँ पर मार्को रूबियो और उसके साथ साथ जो जेम्स कियर जो एम्बेसडर बनने वाले हैं उनके बीच में यहां पर बातचीत हो रही है। इंडिया ने जो एक क्लेम मार्क ने किया है जहां पर व्लादिमीर पुतिन से जो बातचीत हुई है ये टोटली बेसलेस है, इस बात को हमने पूरी तरह से बता दिया। यहां पर जो बेसलेस आर्गुमेंट है उसके अंदर में जो अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को वू करने के अंदर में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको अभी दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई बार ये बात बोल चुके हैं, जो एक झूठा क्लेम है जहां पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसके बाद जो सीजफायर हुआ था वो एक बायलेटरल मुद्दा था। यहां पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ कल वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग को यहां पर एड्रेस कर रहे थे और यहां पर भी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जो मखान है वो शुरू कर रखा था। यहां पर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कितने विजनरी हैं और यहां पर उनके विजनरी लीडरशिप की वजह से जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हुई। यहां पर शहबाज शरीफ इस बात को भूल गए कि उनके ही जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इशकदार वो ये बात पब्लिक फोरम पे कह चुके हैं कि मार्को रूबियो जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली बताई थी कि इंडिया ने यह बात कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो एक बायलेटरल मुद्दा है और यूएसए की किसी भी तरह की पार्टनरशिप को यहां पर अलाउ नहीं करेगा इंडिया। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से उन्होंने नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए यहां पर दोबारा से उनको यहां पर वो करने की बात आई। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर जो यूएन है उसको इंटरवेन करना चाहिए और प्लेबिसाइड करना चाहिए। जबकि शिमला समझौता हो चुका है जहां पर यह फाइनली डिसाइड हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो एक बायलेटरल इशू है, यहां पर किसी भी देश की और किसी भी एजेंसी की यहां पर मध्यस्थता नहीं होने वाली। लेकिन शहबाज शरीफ जो है उन्होंने यहां पर अपना क्लेम रख दिया। एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर कल डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ उनका एस्कॉर्ट कर रहे थे फील्ड मार्शल आसिफ मलिक, फील्ड मार्शल जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में जो पाकिस्तान की हार हुई थी जिसे पाकिस्तान अपनी एक विक्ट्री मानता है और उसके बाद जनरल आसिफ मुनीर को प्रमोशन देकर फील्ड मार्शल बना दिया गया था। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अब पाकिस्तान के साथ जो अपने रिश्ते हैं उनको मजबूत कर रहे हैं और यहां पर इस बात से अंदाजा लगाइए कि इस साल 2 बार आसिफ मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आ चुके हैं और यहां पर कल शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है और यहां पर जिस तरह से अब यूएस और पाकिस्तान के बीच में अब नए रिलेशनशिप बन रहे हैं ये इंडिया के लिए एक बरीसम की बात है। यहां पर एक और बात आती है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे हैं और अपने पहले कार्यकाल के अंदर में उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से यहां पर लताड़ा था और यहां तक कि जो यूएस और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं उनको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। यूएसए ने पाकिस्तान की जो फंडिंग है उसको भी रोक दिया था और लेकिन यहां पर अब नए कार्यकाल के अंदर में जो पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने यहां पर एक नया कदम लिया जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को जिस तरह से उन्होंने एक नया इन्वेस्टमेंट डील दी और जिस तरह से अब पाकिस्तान जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक इंपॉर्टेंट एलाई हो गया है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उस बात को मानते हैं। तो यहां पर अब
पाकिस्तान और यूएसए के बीच में जो नए रिश्ते बन रहे हैं, इसी यहां पर इंडिया को देखना पड़ेगा कि क्या यूएसए इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी भी है या नहीं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो बिहार से है, और बिहार के अंदर में अभी होने वाले हैं इलेक्शंस इसी साल। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो स्कीम है जो बिहार की वुमेन्स के लिए यहां पर उसको इनॉग्रेट किया। इसके तहत यहां पर लगभग 75 लाख जो वुमेन है उनको 10,000 रुपए महीना यहां पर दिया जाएगा। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि जो उनकी सरकार का और बिहार की सरकार की यहां पर एक मंशा है कि वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, और वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए यह स्कीम यहां पर लॉन्च की गई। यहां पर इस स्कीम के तहत अगर कोई भी महिलाएं जो हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के यहां पर रजिस्टर्ड है और जीविका स्कीम के तहत यहां पर आती है, नेटवर्क के अंदर में आती हैं, तो एक परिवार में से एक महिला को यहां पर 10,000 की ये राशि है ये दी जाएगी। यहां पर यह भी कहा गया है कि 6 महीने बाद 2 लाख तक का यहां पर उन्हें एडिशनल पेमेंट की जाएगी। और यहां पर यह पेमेंट इसीलिए किया जाएगा ताकि जो महिलाएं हैं वो स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। और यहां पर जिस तरह से जो महिलाएं वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर में, जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेविंग है, इन सब के अंदर में अपना काम कर सके। यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह कहा कि जिस तरह से आरजेडी का शासन था और आरजेडी के शासन के अंदर में जिस तरह से वुमेन के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहे थे, यहां पर नीतीश कुमार की सरकार जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को यहां पर ध्यान में रखती है। और वुमेन एम्पावरमेंट के तहत ही यहां पर यह स्कीम लॉन्च की गई। यहां पर जिस तरह से महिलाओं के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, ये ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला की तरह बन गया है। जहां पर पिछली साल जब महाराष्ट्र के अंदर में जब चुनाव थे तब लाडकी बहना स्कीम लॉन्च की गई थी, और उसके बाद जो झारखंड में भी चुनाव थे वहां पर भी जो हेमंत सोरेन की जो सरकार थी उन्होंने भी महिलाओं के लिए यहां पर एक स्कीम लॉन्च की थी। और उसकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर में जो बीजेपी लेड एनडीए अलायंस है वो जीत कर आया था, और झारखंड के अंदर में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो जीत कर आई थी। तो इसी फॉर्मूला के तहत यहां पर नीतीश कुमार ने इस पेमेंट को यहां पर दिया। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार का जो ये एक स्कीम है जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, और बिहार के चुनाव के अंदर में फाइनली क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर का मुद्दा उठाया था और जो अपोजिशन पार्टी है आरजेडी कांग्रेस यहां पर बिहार एसआईआर के मुद्दे के अंदर में जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, और उसके बाद अब यहां पर यह स्कीम फाइनली बिहार इलेक्शंस के अंदर में क्या होगा वो देखने की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो लद्दाख से आई, और लद्दाख के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और कॉन्फ्लिक्ट बुधवार को हुआ था, जहां पर जो सोनम वांगचुक जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट यहां पर वो सोनम वांगचुक जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है यहां पर वो एक अनशन के ऊपर बैठे हुए थे, और यहां पर उनकी ये डिमांड थी कि वो चाहते थे कि लद्दाख को स्टेटहुड मिल जाए, और स्टेटहुड मिलने के साथ साथ जो हमारा संविधान है उसकी जो 6 शेड्यूल है उसके अंदर में जो लद्दाख की जो शेड्यूल ट्राइब है उनको यहां पर इंक्लूड कर देना चाहिए। उसके बाद बुधवार को जो कॉन्फ्लिक्ट वो वायलेंट हो गया था, जिसको जिंजी कॉन्फ्लिक्ट कहा जा रहा था। और यहां पर कल मैंने बताया था कि जो सोनम वांगचुक है जो एक एनजीओ है उसका एफसीआरए लाइसेंस जो है वो होम मिनिस्ट्री ने रद्द कर दिया था। यहां पर अब जो सोनम वांगचुक है उनको डिटेन कर लिया गया है एनएसए के तहत, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत यहां पर डिटेन कर दिया गया है। और डिटेन करने के बाद उनको राजस्थान के जोधपुर के अंदर में ले जाया गया है। यहां पर अब सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि, यहां पर उन्होंने कहा कि अब तक उन्हें जो ऑर्डर है डिटेंशन ऑर्डर की कोई भी कॉपी नहीं मिली है, और यहां पर उन्हें लगा कि सोनम वांगचुक की जान को खतरा भी हो सकता है। यहां पर उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने कभी भी जो वायलेंट प्रोटेस्ट है उसके अंदर में कोई भी भागीदारी नहीं थी, और यहां पर जो बुधवार को वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर में सोनम वांगचुक की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। वो एक सोशल वर्कर है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और यहां पर एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर में काम करते हैं, और चाहते हैं कि लद्दाख की यहां पर डेवलपमेंट हो, और इसीलिए वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पर जिस तरह से अब उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया है तो अब उसके मेजर इंप्लीकेशन हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर में कई जगह पर प्रोटेस्ट देखा गया जहां पर सोनम वांगचुक को जिस तरह से यहां पर डिटेन किया गया है उनके खिलाफ यहां पर अब प्रोटेस्ट हो रहा है, जहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो इस डिटेंशन को गलत बता रही है।
वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर अब ले काउंसिल और जो कारगिल काउंसिल है वो अब सेंटर से यहां पर मिलने वाली हैं और मिलने के बाद यहां पर डिसाइड करेंगी कि जो लद्दाखी पीपल्स की जो डिमांड है उसको किस तरह से फुलफिल किया जाए। यहां पर यह कहा गया कि जो बुधवार को जिस तरह से 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी, अब उनके फ्यूनरल के बाद जो काउंसिल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डेलीगेशन से मिलेंगी और फाइनली लद्दाख के अंदर में शांति हो, इसी तरह का हमारी कामना है। अब यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर ले काउंसिल ने बताया है कि लद्दाख के अंदर में जो जॉबलेसनेस की सिचुएशन थी और जो सोनम वांगचुक बार बार ये बात उठा रहे थे कि लद्दाख के अंदर में जो जॉब्स हैं वो यहां पर नहीं आ रहे, यहां पर ले काउंसिल ने बताया कि अभी 2 महीने पहले एक प्रॉपर पोस्ट निकली थी और उसके अंदर में देखा गया है कि 50,000 लोगों ने यहां पर आवेदन किया है 534 गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। और यहां पर यह लग रहा है कि पूरी पॉपुलेशन को भी अगर लगाएं तो 6 में से 1 को यहां पर जो जॉब है वो मिलने वाली। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि लद्दाख के अंदर में जो एसटी का रिजर्वेशन है वो 87% कर दिया गया था, क्योंकि जो लद्दाखी पीपल हैं वो चाहते थे कि यहां पर लद्दाखी जो पॉपुलेशन है उसको यहां पर जॉब्स मिले और इसीलिए यहां पर ये रिजर्वेशन किया गया था। वहीं पर एक द हिंदू के अंदर में रिपोर्ट आई है जहां पर यह कहा जा रहा है कि 2019 के अंदर में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था उस समय पर होम मिनिस्ट्री, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और लॉ मिनिस्ट्री ने यहां पर यह बात कही थी कि जो लद्दाख है उसको यहां पर 6 शेड्यूल के अंदर में डाल दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2022 के अंदर में बदलाव हुए जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जब ये लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है और सेंटर की जितनी भी स्कीम्स है यहां पर प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाती हैं, इसीलिए उनको 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं डाला जा रहा है। जो मेन प्रोटेस्ट लद्दाख के अंदर में है यहां पर 2 ही मुद्दों के ऊपर में है, जहां पर जो लद्दाखी पीपल हैं वो चाहते हैं कि लद्दाख को एक स्टेटहुड मिले और दूसरी डिमांड जो है कि शेड्यूल 6 के अंदर में उनको इंक्लूड किया जाए। अब यहां पर देखना यह होगा कि जब जो ले और कारगिल की जो काउंसिल है जब 28 और 29 सितंबर को जब सेंटर के एनवॉय से मिलेंगी तो यहां पर उसके बाद क्या फैसला होता है और सबसे जरूरी जो सोनम वांगचुक को जिस तरह से डिटेन किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में उनका ऊपर क्या फैसला आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। इंडियन एयरफोर्स का एक ज्वेल था जो अब रिटायर कर गया, MiG-21, जिसको आप सबके सबने सुना होगा और जो इंडक्ट हुआ था 1963 के अंदर में। और 1963 के बाद से जितने भी जो वॉर हुए हैं उसके अंदर में MiG-21 ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कल फाइनली 26 सितंबर को जो MiG-21 है उसको रिटायर कर लिया गया। यहां पर चंडीगढ़ के अंदर में एक प्रॉपर फंक्शन रखा गया जहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे CDS, हमारे एयर चीफ, हमारे नेवी चीफ यहां पर इंक्लूड होते और जो MiG-21 ने इंडिया के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन किया है यहां पर उसको एक्नॉलेज किया गया। आप सबने MiG-21 सुना होगा, लेकिन मिग क्या होता है? यह है मिकाइल गैवरिच। ये रशिया से यहां पर एक सुपरसोनिक जेट आया था और MiG-21 जो है वो इंडिया के अंदर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जहां पर 1965 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, 99 की कारगिल की वॉर हो, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं MiG-21 के इंडक्ट होने के बाद वहां पर उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और यहां पर इसको एक्नॉलेज किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। यहां पर उन्होंने कहा कि जो MiG-21 है वो इंडिया रशिया की जो पार्टनरशिप है उसको दिखाता है और इंडिया की जितनी भी जो जीत हुई है उसके अंदर में MiG-21 का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बात बताते हैं कि जिस तरह से अब MiG-21 को यहां पर हटा दिया गया है इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के अंदर में एक कमी भी हुई है। जहां पर 1960s के टाइम पर जब इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन थी, अब यहां पर उसी लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि जब MiG-21 को अब रिटायर कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को अब यहां पर चाहिए कि जो तेजस एयरक्राफ्ट का जिस तरह से यहां पर डील हुई है और उसके साथ साथ अब अगर हमें राफेल या फिर जगवार जेट्स उनको ज्यादा परचेज करना पड़ेगा ताकि हमारी जो स्क्वाड्रन है वो यहां पर पूरी तरह से कार्यरत हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से आई, जहां पर जुडिशरी के अंदर में हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कल एक ऐतिहासिक फैसला दिया। यहां पर उनके सामने एक सवाल था कि जिस तरह से दिवाली के दौरान जिस तरह से जो क्रैकर्स को यहां पर यूज किया जाता है, क्या उसके ऊपर कोई कंप्लीट बैन लगाना चाहिए?
यहां पर हमारे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जो कंप्लीट बैन होता है उसकी वजह से स्मगलिंग स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें आती, इसीलिए यहां पर एक बैलेंस्ड अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर जितने भी जो फायर क्रैकर्स हैं वहां पर हमें अब एक पॉपुलेशन के अंदर में अवेयरनेस लानी पड़ेगी और उनके अल्टरनेटिव के ऊपर में काम करना पड़ेगा। यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको अब अलाउ किया जाएगा और जितने भी जो क्रैकर मेकिंग जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर अब ग्रीन क्रैकर्स को ही लगाया जाए ताकि पोल्यूशन और उसके साथ साथ जो सेंटिमेंट है उसको हम यहां पर साथ में रख सके। जो नेक्स्ट खबर है वो भी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से कहा है कि जो माओवादी लीडर है उनकी बॉडी को यहां पर अभी प्रिजर्व किया। यहां पर बात यह है कि 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ के अंदर में जो एक सीपीआईएम जो एक बैंड पार्टी है उनके नेता थे, उनके माओवादी थे रामचंद्रन रेड्डी, यहां पर उनकी हत्या हो गई थी। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पिटीशन लगाई गई कि उनका जो क्रिमेशन है वो यहां पर नहीं होना चाहिए, उनका फेक एनकाउंटर हुआ है और यहां पर अब एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी उनका जो क्रिमेशन है वो नहीं होना चाहिए। जो रेड्डी हैं उनके ऊपर लगभग 4 करोड़ का 7 स्टेट्स के अंदर में यहां पर बाउंटी भी थी। यहां पर उनकी 22 सितंबर को इनकाउंटर के अंदर में मृत्यु हो गई थी। अब यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है वहां पर एक पिटीशन लगी हुई है और जब तक उनका फैसला नहीं आता है तो रामचंद्रन की जो बॉडी है उसका कोई भी क्रिमेशन नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की जो बेंच है उन्होंने सो मोटो एक केस लिया था। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जहां पर यह कहा गया कि 2025 के अंदर में ऐसा देखा गया है कि 11 से ज्यादा जो कस्टोडियल डेथ हुई। यहां सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा कि उनका एक रूलिंग आई थी जहां पर परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह के अंदर में यहां पर यह कहा गया था कि जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पर सीसीटीवी जो है यहां पर इंप्लीमेंट होने चाहिए। यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछी है और यह सवाल पूछा है कि आप हमें पूरी जानकारी दीजिए कि राजस्थान के कितने पुलिस स्टेशन के अंदर में यहां पर सीसीटीवी लगते हैं और सीसीटीवी की क्या गाइडलाइंस को है उनको फॉलो किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर में कस्टोडियल डेथ का ही मामला था, जहां पर 2024 के अंदर में एक 25 साल का जो एक इंसान था दीवा पार्थी, उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई थी। यहां पर 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जस्टिस पीवी नागरत्ना और आर माधवन की बेंच ने यहां पर एक फैसला दिया था जहां पर यह कहा गया था कि जो दो यहां पर अक्यूज ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर अरेस्ट कर लेना चाहिए। अब जो ये मामला है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 अक्टूबर तक जो 2 ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट करे सीबीआई, क्योंकि सीबीआई की जो जांच के आदेश हैं वो 15 मई को जो फैसला दिया था वहां पर दिए गए थे। और अब यहां पर मध्य प्रदेश सरकार से सवाल पूछे हैं कि क्यों अब तक जो अक्यूज्ड जो यहां पर ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट नहीं किया गया और 7 अक्टूबर तक की अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो जो यहां पर अक्यूज्ड हैं जो अभी तक फरार है यहां पर उनको अरेस्ट करने का जो फैसला है वो आ चुका है और सीबीआई को ये फैसला अब मानना पड़ेगा। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के अंदर में जो बीएसपी के जो चीफ थे जो के आर्मस्ट्रांग थे उनका मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी पिछली साल। यहां पर कल मैंने आपको बताया था कि जो मद्रास हाई कोर्ट है यहां पर उन्होंने कहा था कि इस केस की जो जांच है वो सीबीआई को दे दी जाएगी और इस ऑर्डर के खिलाफ अब यहां पर जो अक्यूज्ड हैं जो 27 अक्यूज्ड है उनमें 26 अक्यूज्ड ने यहां पर जो बेल प्ली है यहां पर डाली है अब सेशन कोर्ट के अंदर। अब देखना ये होगा कि अब ये मामला सीबीआई को दे दिया गया है और सीबीआई इसकी जांच करने वाली है, तो क्या यहां पर जो 27 में 26 अक्यूज जिन्होंने यहां पर बेल प्ली डाली है क्या उनकी जो बेल है वो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अब चलते हैं कुछ और नेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो गिफ्ट सिटी से आई और गिफ्ट सिटी जो है वो यहां पर टारगेट कर रही है कि अब जो गिफ्ट का जो अब एक फॉर्म होने वाली है 2025 के अंदर में यहां पर $500 बिलियन से ज्यादा की जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर हो सकती है। यहां पर पहला सवाल पूछा जाएगा ये गिफ्ट सिटी क्या है। गिफ्ट सिटी है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक सिटी। यहां पर एक सिटी डेवलप की जा रही है जहां पर अलग अलग फॉर्म्स जो हैं यहां पर अपने ऑफिसेस को सेटअप की जाएगी, जहां पर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और इंडिया के अंदर में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं यहां पर डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से दुबई के अंदर में अलग अलग
SEZ है। उसी तरह से यहाँ पर एक फिनटेक सिटी बनाई गई है जहां पर टेक्नोलॉजिकल और जो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर बना सकती हैं, जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। और इसीलिए जो अब गिफ्ट का जो फॉर्म होने वाला है, जो यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है 2025 के अंदर में, यहाँ पर गिफ्ट सिटी को लग रहा है कि लगभग $500 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो गिफ्ट सिटी के अंदर में होने वाली है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो अस्फा से रिलेटेड। अस्फा क्या है? जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के अंदर में अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। यहां पर अस्फा जो होता है इसके अंदर में आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं और यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में नॉर्मलसी लाने के लिए जो ये अस्फा है ये लगाया गया। मणिपुर जो जिसके अंदर में अपवाद था, जहां पर कुछ जगह पर जो अस्फा है वो हटा दिया गया था, लेकिन जिस तरह से अभी जो बिशनपुरा के अंदर में अभी असम राइफल्स के ऊपर में जो हमला हुआ है, अब उन सब जगह के अंदर में भी दोबारा से अस्फा लगा दिया गया है। लेकिन जो अस्फा है वो सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया गया है और अब देखना यह है कि क्या 6 महीने बाद जब इसका प्रॉपर विश्लेषण होगा तो क्या इन 3 स्टेट से जो अस्फा है उसको हटा दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के अंदर में एक बवाल हो रहा है और यहां पर बवाल जो है वो आई लव मोहम्मद का जो बैनर है उससे रिलेटेड है। आई लव मोहम्मद का जो बैनर है वो लगाया जा रहा था, जहां पर दोनों पक्ष, जिसके अंदर में मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष यहां पर ही कह रहे थे कि इस तरह का जो बैनर है वो नहीं लगाया जाना चाहिए और यहां पर कुछ लीगल इंप्लीकेशंस भी थे। जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि बैनर जो लगाया जा रहा है उसके ऊपर में कोई भी बवाल नहीं है। यहां पर जिस तरह से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था उससे रिलेटेड यहां पर केस रजिस्टर किया गया था। लेकिन कल जुम्मे की नमाज के बाद जो बरेली है वहां पर अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उग्र हो गया है और उग्र होने के बाद जो भारतीय न्याय संहिता की जो 165 है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। और अब यहां पर ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो प्रॉफिट मोहम्मद है, आई लव मोहम्मद का जो एक बैनर है, क्या उसकी वजह से जो अशांति है वो उत्तर प्रदेश के अंदर में फैलेगी और क्या इसको पूरी तरह से मैनेज कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो एशिया कप से रिलेटेड है, जहां पर अब हमारे जो T20 के कैप्टन है सूर्य कुमार यादव और हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के एक पेसर हैं, उनको अब 30% की मैच फीस का फाइन लगाया गया है। वहीं पर जो फरहान जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच के अंदर में जो पिछला मैच हुआ था वहां पर जो 50 मारी थी और उसके बाद जिस तरह से गन का सेलिब्रेशन किया था, उनको अब डिमेरिट पॉइंट दिया गया। अब देखना यह है कि एशिया कप का फाइनल होने वाला है कल और वहां पर इंडिया और पाकिस्तान जो है वो फाइनल मैच होने वाला है और उसी बीच में अब 30% का जो ये मैच फीस कटी है। यहां पर इंडिया के कैप्टन की मैच फीस इसलिए कटी है क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच था वहां पर उन्होंने पहलगाम अटैक का जिस तरह से मेंशन किया गया था उसकी वजह से यहां पर 30% मैच फीस कटी है। वहीं पर हारिस रऊफ ने जिस तरह से जो अलग अलग जो मुद्राएं दिखाई थी और पहलगाम और अटैक और ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो उन्होंने बयान दिए थे, इसलिए यहां पर उनकी मैच फीस कटी है। और अब संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है एशिया फाइनल का। अब देखना यह है कि इसके अंदर में कौन जीत कर आता है। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग से रिलेटेड। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी एड्रेस दिया था और एड्रेस के अंदर में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की थी। वहीं पर कल जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, वो भी कल यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग को अटेंड करने गए और यहां पर उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की और उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की यहां पर मदद की है वो सराहनीय है। लेकिन यहां पर एक और चीज देखी गई, जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यहां पर एड्रेस करने को पहुंचे तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के अंदर में बहुत सारे लोग जो है वो यहां पर चले गए थे। लगभग जो कॉरिडोर है, लगभग जो ऑडिटोरियम है वो खाली हो गया था और यहां पर खाली लोगों को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। यहां पर ये जो जेस्चर था वो इसलिए किया गया क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से गाजा के अंदर में यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर में 7 अक्टूबर 2023 को, और उसके बाद जिस तरह से गाजा सिटी के अंदर में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन अब इजरायली फोर्सेस कर रही हैं यहां पर, उसको प्रोटेस्ट करते हुए, और जिस तरह से अब फिलिस्तीन को बहुत सारे देशों ने यहां पर मान्यता दी है, यहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह से ज्यूज के खिलाफ यहां पर कार्रवाई हुई थी
और उसके बाद जिस तरह से अब जो कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन को यहां पर मान्यता दे रही हैं, क्या यहां पर जो टेररिज्म है उसको यहां पर आप रिवॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर एक और बात पता चल रही है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इस तरह का मैप दिखाते हुए बताया है कि इजराइल को जिस तरह से खतरा है और जिस तरह से हमास ने यहां पर अटैक किया है, जब तक हमास पूरी तरह से गाजा से खत्म नहीं हो जाएगा वो अपनी एक्टिविटीज को जारी रखेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज है वो डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो टिकटॉक की डील है उसको साइन कर दिया और यहां पर पहली बार ऐसा होगा जहां पर जो एक टिकटॉक, एक चाइनीज ऐप जो है वो यूएसए के अंदर में इतनी पॉपुलर हो गई थी और अब यहां पर यूएसए ने उसको अक्वायर कर लिया। अब टिकटॉक यूएसए नाम से अब एक पूरी एक्विजिशन चलेगी, जहां पर जो चाइना की जो बाइट डांस है उसके पास अब सिर्फ 20% स्टेक बचेगा, जो 80% स्टेक जो है वो यूएस फर्म के पास रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो भी यूएसए से आई है, जहां पर एफबीआई के जो पूर्व डायरेक्टर थे जेम्स कैनी, उनके खिलाफ यहां पर अब कार्रवाई हो सकती है और जेम्स कैनी जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप के राइवल भी बताए जा रहे हैं, उनको 5 साल तक की सजा हो सकती है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी वो ईरान और रशिया से रिलेटेड है, जहां पर रशिया और ईरान ने यहां पर एक न्यूक्लियर डील की है, जहां पर अब 4 न्यूक्लियर प्लांट जो है वो मॉस्को यहां पर बनाएगा और इसके लिए $25 बिलियन की जो डील है वो यहां पर फाइनलाइज हुई। यहां पर अब जिस तरह से रशिया और ईरान एक साथ आ रही है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट अब तेहरान के अंदर में अब बनाए जा रहे हैं, अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सैंक्शंस रशिया और ईरान के ऊपर में डोनाल्ड ट्रंप और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने लगा रखे हैं, अब इसका क्या इंप्लीकेशन होता है। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो यूके से है, जहां पर यूके के प्राइम मिनिस्टर कीप स्टाइमर ने एक नया चेंज कर दिया है, जहां पर अब एक डिजिटल आईडी कार्ड जो है वो यहां पर दिया जाएगा। जितने भी जो यूके के सिटीजन्स हैं और जो परमानेंट सिटीजन्स हैं उन सबको यहां पर ये दिया जाएगा और उसी के बेस पर यूके के अंदर में किसी को भी जो जॉब है यहां पर मिलेगी। यहां पर यूके एडमिनिस्ट्रेशन का मानना यह है कि जिस तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से वो जॉब करते हैं, यहां पर उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये पॉलिसी चेंज किया गया। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Kheli YouTube channel. Thank you.